मुश्किलों से निखरती है शख्सियत यारो, और जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। ठीक है, तो इन दो लाइनों के साथ में आज स्टार्ट करने वाले हैं हम ज्योमेट्री का पार्ट 2। ज्योमेट्री पार्ट 2। तो कल मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु के बाद में रेखा किसे कहते हैं, रेखा खंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, कोणों के प्रकार बता दिए थे। इसके बाद में बहुभुज बताया था, बहुभुज किसे कहते हैं, समबहुभुज किसे कहते हैं। समबहुभुज पर बात चल रही थी हमारी अंत्यकोण और बहिष्कोण पर। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था यहाँ पे कि भैया अंत्यकोण, एक अंत्यकोण वन इंटीरियर एंगल प्लस एक बाह्य कोण, बहिष्कोण बाह्य कोण एक ही मतलब है, इन दोनों का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात बताई थी। क्यों? क्योंकि ये बन के आता है तुम्हारा रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल बताया था, जिन दो कोणों का योग 180 होता है, दोनों की दोनों कोण आसन कोण होते हैं। ठीक है, फिर आसन कोण बताए थे कि जिनमें एक भुजा ओवेनिष्ठ होती है, आसन कोण कहलाता है। चलिए, तो रेगुलर पॉलीगन में या समबहुभुज में किसी भी बहुभुज के समस्त बाह्य कोण, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 होता है। ठीक है, किसी भी समबहुभुज या बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। यहाँ मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि जितने अंत्यकोण होंगे या बाह्य कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होती हैं अपने पास में, और जो समबहुभुज होता है उसमें बहिष्कोण और अंत्यकोण सभी के सभी कैसे रहते हैं, समान। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया था n इंटू में बाह्य कोण, n इंटू में बाह्य कोण बराबर होता है हमारा 360 डिग्री। जैसे मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का निकल के आता है। कितने डिग्री का आता है? 120 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं तीन साइड होती हैं, एक बहिष्कोण 120 डिग्री का है और सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना आ गया? 360। ठीक है, तो यहां से n गुणा में बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा? 360। और बाह्य कोण यदि मैं निकालता हूं, एक बाह्य कोण की बात चल रही है ये, तो 360 बटे में ये समझा दिया था। ये वाली वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो ये बन जाएगा अंत्यकोण प्लस 360 बटे n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, समबहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, अंत्यकोण प्लस 360 बटे n बराबर कितना होता है भाई? 180। क्लियर? ठीक है, तो यहां से अंत्यकोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 360 बटे n। ठीक है, 180 n माइनस 360 बटे में n, ये क्या है? एक अंत्यकोण। अगर अंत्यकोणों का योगफल पूछता है तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी समबहुभुज के अंत्यकोणों का योगफल, किसी भी समबहुभुज के अंत्यकोणों का योगफल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 360, क्योंकि n का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 180 n माइनस 360 है, इसको बुक में कैसे दिया हुआ है? 90, यहाँ 90 को कॉमन ले लिया जाता है, 2n माइनस 4। ठीक है, तो अंत्यकोणों का जो योगफल निकल के आता है वो आता है हमारा 90 इंटू में 2n माइनस 4, और जहाँ पे n बराबर क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। किसी भी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या भी पूछ लेता है। वो क्या पूछ लेता है? विकर्णों की संख्या, बहुभुज या समबहुभुज। विकर्णों की संख्या जो होती है इसका फॉर्मूला है n इंटू में n माइनस 3/2, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड, जहाँ पे n जो है वो भुजाओं की संख्या है। त्रिभुज में विकर्णों की बात करूं तो त्रिभुज में नंबर ऑफ साइड 3 होता है, तो 3 माइनस 3 0 हो जाता है। इस वजह से त्रिभुज में एक भी विकर्ण पॉसिबल नहीं होता है। चतुर्भुज की बात करूं तो चतुर्भुज में n बराबर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 बटे 2 2 आ गया।
तो किसी भी चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो कितने बन के आते हैं अपने पास में? 2। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज में पूछ ले वो विकर्णों की संख्या, तो फॉर्मूला रहेगा n इंटू में n-3/2। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 1-2 एग्जाम्पल्स के तौर पे समझने की कोशिश करना। देखिए दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है और वही मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, समषटभुज में भुजाओं की संख्या, समषटभुज में कुल रेखाओं की संख्या, दोनों में फर्क है। ठीक है, समषटभुज में भुजाओं की संख्या पूछ ली तो भुजा कितनी हो जाएंगी भाई? 6। समषटभुज है, सीधा सीधा सा पता चल रहा है, रेगुलर हेक्सागन है, तो भुजा तो उसमें कितनी रहेंगी अपनी? 6। ठीक है, अगर तुमसे यहाँ पूछ लिया उसने विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला अभी बताया था, n इंटू में n-1/2, 2 तिया 6, 6 - 1, 5 तिया 15। तो विकर्ण कितने निकल गए? विकर्ण कितने निकल के आए? 15। n इंटू n सॉरी 3 होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हुई यहाँ पे। 6 ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो विकर्ण कितने निकल के आ रहे हैं? 9। तो समषटभुज में जो विकर्णों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 9। अब उसने कुल रेखाओं की संख्या पूछी है, तो 6 भुजा 9 विकर्ण, तो 6 + 9 बराबर कितनी हो जाएंगी कुल रेखा? 15। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप फॉर्मूले के बेस पर भी याद रख सकते हो। कुल रेखाओं की संख्या जो होगी वो होगी n, भुजाओं की संख्या, प्लस विकर्णों की संख्या n इंटू में n-3/2। ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 2n प्लस, ठीक है, 2n प्लस n² - 3n/2। तो 2n - 3n माइनस का n बचा, तो n² - n/2, और यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ तो n इंटू में n-1/2। तो यह भुजाओं की संख्या जो निकल के आएगी डायरेक्टली वो कितनी हो जाएगी? n इंटू में n-1/2। फॉर्मूला याद रखना चाहो तो इससे कर सकते हो। अगर तुम्हें फॉर्मूले से ज़्यादा प्रेम है, फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है देखने में, तो फॉर्मूला ये याद कर सकते हो। ठीक है, और यदि बेसिकली याद रखना है तो ये विकर्णों का फॉर्मूला, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, प्लस उसमें भुजाओं की संख्या ऐड कर दीजिए। चांस भाई अगर तुम फॉर्मूला भूल भी जाते हो, ठीक है, क्योंकि सबकी सोचंदानी अलग अलग होती है, अलग अलग विचार होते हैं सबके, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई पॉजिटिव वे में सोचता है, कोई नेगेटिव वे में सोचता है, किसी को कितना भी कर लो तब भी नेगेटिव सोचता है, किसी को कुछ मत करो तब भी पॉजिटिव सोचता है। डिपेंड करता है अपनी सोचंदानी पे। ठीक है, सोचंदानी मतलब सोचने की क्षमता के ऊपर। तो यहाँ पे आप चाहो इस तरीके से करो, आप चाहो इस तरीके से करो, स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत देश के नागरिक हो तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए, बात चल रही थी हमारी रेगुलर पॉलीगन की, समबहुभुज की। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट समझा देता हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए कैसे। रेगुलर पॉलीगन की मैं बात कर रहा था, हमें पता है 2-3 बातें बता चुका हूँ मैं। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री, और सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है हमारा 360 डिग्री, और 360 डिग्री बटे में n बराबर 1 बाह्य कोण निकल के आ जाता है। यही बताया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अंतः कोण निकालूं तो अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस बाह्य कोण। यही था। तो यहाँ पे मैं रेगुलर पॉलीगन्स की एक टेबल बना के चल रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस देखना, क्रॉस क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। n नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल अंतः कोण, और आकृति का नाम यहां लिख देता हूं। ध्यान देना, अगर हमें पता है किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए न्यूनतम जो भुजाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3। न्यूनतम कितनी होती है? 3। और एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 360 बटे में n होता है। बाह्य कोण हिंदी में लिख देता हूँ
ठीक है, और ये अंतःकोण। चलिए, तो n बराबर मैंने 3 लिया है, ठीक है, और हमें पता है समबाहुभुज जो होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं भाई? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, 360/n, n की वैल्यू कितनी है भाई? 3, कितना बचा? 120 हुआ, 120 हुआ, तो 180 में से घटा दूंगा 120 को, हो तो एक अंत्यकोण आ जाएगा, कितना? 60 डिग्री आया। चल, n बराबर अगर 4 लिया तुमने तो 360/4 कितना बन के आएगा? 90, और 180 में से 90 माइनस करूंगा 90। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समान होते हैं, वो कहलाता है तुम्हारा वर्ग। ठीक है, या फिर उसको समबाहु चतुर्भुज भी कह सकते हैं, समबाहु चतुर्भुज। ठीक है, या फिर वर्ग, स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं भुजाओं की संख्या 5 ले लेता हूं भाई, तो 360/5 72 आ जाएगा, और 180 माइनस 72 करूंगा तो 108 आ जाएगा। अब जिसमें 5 भुजाएं होती हैं उसको बोलते हैं हम पंचभुज, पेंटागन। सभी भुजाएं समान है, सभी कोण समान है, तो उसको रेगुलर पेंटागन कह देंगे, या सम पंचभुज कह दिया जाएगा, सम पंचभुज। ठीक है, अगर मैं बात करूं, भुजा ले ली मैंने 6, 6 से डिवाइड किया 360 को, कितना आया? 60। ठीक है, डिग्री में है भाई, है ना, कहीं कह दो मास्टर ने डिग्री ना लगाई। 120 बचेगा, और ये कहलाएगा तुम्हारा सम षटभुज। सम षटभुज भी, षटभुज भी वो कह दिया जाता है, सम षटभुज और षटभुज। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस सीरीज से देखो कौन कौन से तथ्य निकलते हैं, पॉइंट्स देखिए। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, बाह्य कोण का मान घट रहा है, और जबकि अंतःकोण का मान बढ़ रहा है, तो एक रिलेशन यहां से निकल के आ जाता है, नंबर ऑफ साइड्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। बाह्य कोण के कैसे होते हैं? विलोमानुपाती, लेकिन समानुपाती होती है इसके अंतःकोण के, कि भाई जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ी वैसे वैसे अंतःकोण का मान बढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? दूसरी बात कि केवल समबाहु त्रिभुज एक आकृति ऐसी होती है जिसमें अंतःकोण जो है 60 डिग्री, वो बाह्य कोण 120 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, केवल वर्ग एक आकृति ऐसी होती है जिसमें अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों की दोनों कैसे रहते हैं? बराबर। ठीक है, बोले आयत में भी तो होते हैं, अरे आयत समबाहुभुज नहीं है, क्योंकि उसमें चारों भुजा समान नहीं होती, बेशक कोण बराबर होते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब पंचभुज षटभुज पे आ गए। षटभुज और समबाहु त्रिभुज, इनमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इसका जो बाह्य कोण है वो इसका अंतःकोण है, और समषटभुज का जो अंतःकोण है वो समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण है। बात आई समझ में? तो ये समबाहु त्रिभुज और समषटभुज में फर्क होता है, ये चीज़ समझना। ठीक है, दूसरा, ये केवल एक आकृति ऐसी होती है जिसमें अंतःकोण का जो मान होता है वो हमेशा बाह्य कोण से छोटा होता है, या फिर बाह्य कोण का जो मान होता है वो अंतःकोण से हमेशा बड़ा होता है। केवल एक आकृति वर्ग ऐसी होती है जिसमें अंतःकोण और बहिष्कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर। नंबर ऑफ साइड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं अंतःकोण के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बाह्य कोण के। मैं समझता हूँ ये वाला पॉइंट समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे आगे बात करता हूँ, तो हमारे समबाहुभुज में डेफिनेशंस वगैरह हो चुकी थी। अब बात करते हैं हम त्रिभुज के प्रकार। सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर देता हूँ शॉर्ट में। त्रिभुज के प्रकार जो होंगे वो हमारे दो प्रकार से होंगे, एक तो कोण के आधार पर
और एक होते हैं हमारे भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज को ऑब्ट्यूस एंगल, नाम स्लिप हो रहा है इंग्लिश वाला, ध्यान नहीं है। इसको तो बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। इनमें इसको बोला जाता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, और अधिक कोण त्रिभुज को बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। देख लेना, इंग्लिश वाला कंफर्म नहीं है, सेंस समझो तुम तो। इसमें जो एक कोण, तीनों कोण रहेंगे वो 90 डिग्री से कम रहेंगे, 90 डिग्री से कम रहेंगे। कैसे रहेंगे? 90 डिग्री से कम रहेंगे। किसमें? न्यून कोण त्रिभुज में। एक कोण ने, तीनों की तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम रहेंगे न्यून कोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण बराबर रहता है किसके? 90 डिग्री के। बाकी दो कोणों से हमें मतलब नहीं है, वो या तो 30-60 के होते हैं, 45-45 के होते हैं, वो डिपेंड करता है दोनों का अलग अलग क्या है। ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा हुआ? जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे है तो न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री के बराबर है समकोण त्रिभुज, और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजा समान, दो भुजा समान। और विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं जो होती हैं वो असमान होती हैं। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें तो जानते हो, ये 4th-5th क्लास से हम पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है। इक्विलैटरल हो गया, और इसको आइसोसेलेस बोला जाता है शायद समद्विबाहु त्रिभुज को, और विषमबाहु त्रिभुज को पता नहीं, स्लिप हो रहा है नाम, कोई बात नहीं, सेंस समझो। समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं। ठीक है। ये त्रिभुज के प्रकार थे। अब जो अगला पॉइंट रहेगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, वो रहेगा तुम्हारा त्रिभुज के केंद्र। ठीक है। देखिए त्रिभुज के केंद्र। तो त्रिभुज के जो केंद्र होते हैं वो होते हैं हमारे 4। पहला कौन सा? अंत्य केंद्र। दूसरा कौन सा? परिकेंद्र। तीसरा कौन सा है? केंद्रक। और चौथा रहेगा लंब केंद्र। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अंत्य केंद्र की। इन सेंटर, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान रखना, एक बार समझना अच्छे से। अंत्य केंद्र क्या होता है? इन सेंटर कहते किससे हैं? अगर कोई भी त्रिभुज हम लेते हैं, कोई भी त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। अच्छा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रीट में पूछ लिया जाता है कि ए बी सी, ए बी सी दोनों त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज सही होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। हमेशा किससे डिनोट होते हैं? कैपिटल लेटर से। और इन शीर्षों के सामने वाली जो भुजा होती हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो शीर्ष होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो भुजा होती हैं वो उनको हमेशा स्मॉल लेटर से। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी कहलाती है। ठीक है। चलिए वापस आते हैं अंत्य केंद्र पे। इन सेंटर कहते कैसे हैं? अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के अर्धक, अर्धक का मतलब बाइसेक्टर, ये b/2 होगा और ये भी b/2 होगा, ये c/2 होगा
और ये भी c/2 होगा। अगर दो कोणों के अर्धक, तो त्रिभुज के दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीसरे कोण का अर्धक भी 101% उसी बिंदु से गुजरेगा, और ये जो बिंदु होता है, ये वाला बिंदु, ये कहलाता है तुम्हारा इन सेंटर, अंतः केंद्र। क्या कहलाता है? इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ए है, बी है और सी है, ए, बी और सी। जब यहाँ पे मैं अंतःवृत्त बनाऊंगा, ये अंतःवृत्त बन के आएगा। ठीक है। तो ये जो अंतःवृत्त बन के आ रहा है, अंतःवृत्त का केंद्र ये कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और ये क्या होगी? त्रिज्या। और किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर। जब ये तीनों त्रिज्या बराबर होंगी तो मैं कह सकता हूं ये जो त्रिभुज है, इसका अंत्य केंद्र ये है, इन सेंटर, आई से डिनोट करते हैं इसको। ये अंत्य केंद्र भुजाओं से समदूरस्थ है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से भुजाओं से समदूरस्थ होता है, तो समदूरस्थ जो भुजाओं से होगा वो कौन सा होता है? तुम्हारा अंत्य केंद्र। इस चीज को विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। तो अंत्य केंद्र जो होता है वो हमेशा भुजाओं से कैसा होता है? समदूरस्थ होता है। ठीक है। चलिए, अंत्य केंद्र का कोण। अब अंत्य केंद्र के कोण के लिए तीन कंडीशन बनती है हमारी। ठीक है। अंत्य केंद्र के कोण के लिए तीन कंडीशन बनती हैं। कंडीशन नंबर 1, जब किसी त्रिभुज के दो अंत्य कोणों के अर्धक प्रतिच्छेद करें, मतलब ये वाली कंडीशन बन के आए, तो इसका जो अंत्य केंद्र का कोण बन के आएगा वो कितना होगा। कंडीशन नंबर 2 होती है कि जब किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के अर्धक, तो ये बाह्य कोण बन के आएगा इस तरीके से, इनके अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे, ये वाला कोण बन के आएगा अंत्य केंद्र के अकॉर्डिंग। तीसरी कंडीशन बन के आती है कि उस त्रिभुज का एक तो अंत्य केंद्र का अर्धक और एक बाह्य कोण का अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसका कोण क्या होता है। तो ये तीन कंडीशंस जो हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हमें केवल इतना पढ़ना है यहाँ पे कि अंत्य केंद्र होता क्या है, किस तरीके से अंत्य केंद्र निकाला जाता है, कंडीशन क्या रहती है, कहाँ से वो समदूरस्थ होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बने रहिए मेरे साथ में मैथ्स बाय विपिन सर पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।